बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बदलता हुआ देहात, जिसमें मैं कल आपको जनता में राजा की छवि पढ़ा चुकी हूँ। अब उपज बढ़ाने के तरीके, यानी उस समय जो उपज होती थी, पैदावार होती थी, उसको बढ़ाने का क्या तरीका अपनाया गया। उपज बढ़ाने का एक तरीका हल का प्रचलन था। आप सब ने देखा होगा, आप कभी गाँव में गए होंगे तो देखा होगा कि बैल मिलकर हल को खींचते हैं। लेकिन वर्तमान समय में अब ट्रैक्टर के द्वारा जो है हल जोता, वो ट्रैक्टर के द्वारा खेत जोता जाता है। अभी भी बहुत सी जगह पर गाँव में जो है वो बैलों से भी बैलों से लेकर भी हल को चलाया जाता है। हल मतलब एक लोहे का फाल लगा हुआ होता है, उसमें वो लोहे का फाल, उसमें तिरछे तिरछे ऐसे कोने से निकले हुए होते हैं, उनके द्वारा जमीन को जोता जाता है। यानी बीज डालने से पहले जमीन की जुताई की जाती है, जो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से गंगा और कावेरी की घाटियों के उर्वर मतलब उपजाऊ कछारी क्षेत्र में फैल गया था। जिन क्षेत्रों में भारी वर्षा होती थी, वहाँ लोहे के फाल वाले हलों के माध्यम से उर्वर भूमि की जुताई की जाने लगी। पहले क्योंकि ये फाल जो थे वो पत्थर के बनाए जाते थे, फिर लकड़ी के बनाए जाने लगे और बाद में ये फाल लोहे के बनाए जाने लगे। इसके अलावा गंगा की घाटी में धान मतलब चावल, यहाँ धान का मतलब गेहूं से नहीं है, धान मतलब चावल। धान की रोपाई की वजह से उपज में भारी वृद्धि होने लगी। हालांकि किसानों को इसके लिए कमरतोड़ मेहनत करनी पड़ती थी, जो यद्यपि लोहे के फाल वाले हल की वजह से फसलों की उपज बढ़ने लगी, लेकिन ऐसे हलों का प्रयोग उपमहाद्वीप के कुछ ही हिस्सों में सीमित था। पंजाब और राजस्थान जैसी अर्ध शुष्क यानी आधी सूखी जो जमीन होती वाले क्षेत्रों में लोहे के फाल वाले हल का प्रयोग 20वीं सदी में शुरू हुआ। अब आपको सभी को पता है कि 21वीं सदी चल रही है इस समय, और 20वीं सदी में जाकर हमारे यहाँ पर, हमारे राजस्थान में और पंजाब में, जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा बारिश नहीं आती, जहाँ पर नदियाँ पर्याप्त, राजस्थान में क्योंकि नदियाँ नहीं हैं पर्याप्त वर्ष भर बहने वाली, इसलिए यहाँ पर लोहे के फालों का प्रयोग जो है वो काफ़ी बाद शुरू हुआ। जो किसान उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में रहते थे, उन्होंने खेती के लिए कुदाल का उपयोग किया, जो ऐसे इलाके के लिए कहीं अधिक उपयोगी था। कुदाल मतलब कि कुदाली आपने देखी होगी, जिसे गैंती भी बोलते हैं, यानी उससे उन्होंने हल को जोतने का प्रयास, वो खेत को जोतने का प्रयास किया। उपज बढ़ाने का एक और तरीका कुओं, तालाबों और कहीं कहीं नहरों के माध्यम से सिंचाई करना था। यानी कहीं कहीं जो है वो कुओं से, तालाबों से और नहरों से भी सिंचाई की जाती थी। व्यक्तिगत लोगों और कृषक समुदायों ने मिलकर सिंचाई के साधन निर्मित किए। व्यक्तिगत तौर पर तालाबों, कुओं और नहरों जैसे सिंचाई साधन निर्मित करने वाले लोग प्राय राजा या प्रभावशाली लोग थे, जिन्होंने अपने इन काम का उल्लेख अपने अभिलेखों में करवाया। यानी राजाओं ने कुएं खुदवाए, नहरें बनवाई, और ये किससे पता चला कि उन्होंने करवाया काम? क्योंकि उन्होंने अपने अभिलेखों में लिखवाया कि हमने इतने कुएं खुदवाए, इतनी नहरें बनवाई। ग्रामीण समाज में भिन्नता, यानी गाँव में भी अलग अलग तरह से लोग बाग रहते थे, अलग अलग तरह का धंधा करते थे। यद्यपि खेतों की नई तकनीकों से उपज तो बढ़ी, लेकिन इसके लाभ समान नहीं थे। इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि खेती से जुड़े लोगों में उत्तरोत्तर भेद बढ़ता जा रहा था। यानी किसी के यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैदावार हो रही थी और किसी के यहाँ पर कम, क्योंकि आज भी आप देखते हो प्राय कि सभी लोग जो है वो आर्थिक दृष्टि से समान नहीं है। गाँव में भी कई लोगों के पास बहुत बड़े बड़े खेत हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा फसल होती है, और कई लोगों के पास बहुत छोटे खेत हैं। कई लोगों के पास है नहीं, जो दूसरों की ज़मीनों पर बेलदारी का काम करते हैं। कहानियों में, विशेषकर बौद्ध कथाओं में, भूमिहीन खेतीहर श्रमिकों, भूमिहीन से मतलब मैंने अभी आपको बताया कि जिनके पास अपनी भूमि नहीं है, श्रमिकों, छोटे किसानों और बड़े बड़े जमींदारों का उल्लेख मिलता है। पाली भाषा में, पुराने ज़माने में सबसे पुरानी जो भाषा है वो पाली और प्राकृत भाषा है। पाली भाषा में बौद्ध ग्रंथ लिखे गए हैं। पाली भाषा में गृहपति का प्रयोग छोटे किसानों और जमींदारों के लिए किया जाता था। गृहपति मतलब जिनके पास जमीन है। बड़े बड़े जमींदार और ग्राम प्रधान शक्तिशाली माने जाते थे, जो प्राय किसानों पर नियंत्रण रखते थे। ग्राम प्रधान का पद प्राय वंशानुगत होता था। आजकल आपने देखा होगा प्रधान के लिए चुनाव होते हैं, लेकिन उस समय पद वंशानुगत होता था, यानी कि एक प्रधान होता था, उसके बाद उसका पुत्र, उसके बाद उसका पुत्र, इस तरह से। आरंभिक तमिल साहित्य जो है वो संगम साहित्य कहलाता है। में भी गाँवों में रहने वाले विभिन्न वर्गों के लोगों का उल्लेख है, जैसे कि वेल्लार या बड़े जमींदार, हलवाहा या उल्वर और 10 दाम
अणिमयी। यह संभव है कि वर्गों की भिन्नता भूमि के स्वामित्व, श्रम और नई प्रौद्योगिकी के उपयोग पर आधारित हो। ऐसी परिस्थिति में भूमि का स्वामित्व महत्वपूर्ण हो गया, जिसकी चर्चा प्राय विभिन्न ग्रंथों में की जाती थी।